तो अब हम आ जाते हैं आइए समझे पार्ट में। आइए कविता को ठीक से समझने के लिए पहले अंश को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो कि हाशिए पर दिया गया है। जो नहीं कर सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण के समाप्ति के पहले ही, जो वीर रिक्त तुनीर हुए उनको प्रणाम। तो कविता की पहली दो पंक्तियों में कुछ लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट किया गया है। जानते हैं किन लोगों के प्रति? उन लोगों के प्रति जिन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन जो किन्हीं कारणों से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रयास करता है। कुछ लोग अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रयास तो करते हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। आमतौर पर सफल होने वाले का सम्मान किया जाता है, लेकिन कवि ऐसे लोगों के संघर्ष के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हैं और उन्हें प्रणाम करता है कि जो सफल नहीं हो सके। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि कविता में पहले दो पंक्तियों को पढ़ के हमको ये पता चलता है कि किसी के बारे में तो रिस्पेक्ट की बात की जा रही कि किसी को तो आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, पर किसको देना चाहिए एग्जैक्टली तो वो बताता है कि ऐसे लोगों को जिन लोगों ने एटलीस्ट कोशिश तो की, जिन लोगों ने एटलीस्ट काम तो किया और संघर्ष किया उस चीज़ के लिए, उसके लिए लड़े, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, तो उनका जो वो एफर्ट्स है उस चीज़ की दाद देते हुए कवि उनको प्रणाम कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि अगर कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किन कारणों की वजह से वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए और जहाँ पहुँचना चाहते थे वो आज वहाँ पे नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब चाहते तो थे बहुत कुछ करना, लेकिन उनको बीच रास्ते में ही वो खाली हो गए एक तरीके से। और ऐसे लोग के जो संघर्ष है, इतना ज़्यादा उन्होंने जो मेहनत की है, उस चीज़ को कवि प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं, उस चीज़ का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ऐसे वीरों के बारे में बात कर रहा है जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी और उत्साह के साथ गए थे, जिनके पास अभिमंत्रित तीर यानी कि ऐसे तीर थे जो लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम थे, मगर जब युद्ध हुआ तो किन्हीं कारणों की से उनके तीर लक्ष्य को भेदने में नाकाम हो गए, अर्थात अपना कार्य ठीक से नहीं कर सके, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। जो युद्ध के मैदान में गए तो लेकिन लड़ने के लिए थे, लेकिन लड़ाई समाप्ति होने से पहले ही उनके तरकश खाली हो गए। प्राचीन काल में धनुष और बाण का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। बाणों अर्थात तीरों को रखने के लिए योद्धा तरकश का उपयोग करते थे। कविता की इस पंक्ति में तुनीर शब्द तरकश के लिए आया है। रिक्त तुनीर का आशय तरकश के खाली तीरों से खाली हो जाने का है। मान लीजिए कोई योद्धा लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए खड़ा है और तीर अपने लक्ष्य से निरंतर चूकते हैं। तरकश में एक भी तीर नहीं बचे और उस समय योद्धा के मन की दशा कैसी होगी, उसका कुछ अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। तो कभी सोचो कि आपके लाइफ में ऐसा कोई टाइम आए जब आपके पास करने का पूरा तरीके से जज्बा हो, आप पूरी तरीके से कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सोचो आपको खाना बनाना है, लेकिन आपको खाना बनाने के लिए खाने के सामान की ज़रूरत है, अब वो खाने का सामान ही नहीं है, तो अब आपको कितना ज़्यादा ख़राब महसूस होगा। तो सेम और मतलब किसी कारण सोचो, आप ऐसा नहीं है कि आप पैसे कमा नहीं सकते, बट ऐसा हो जाए कि लाइक पैसे आप कमा रहे हो लेकिन कुछ दिन से आप नहीं गए हो काम पे, नॉर्मल मजदूर की बात करते हैं कि वो नहीं गया है काम पे, तो इसीलिए उसके पास अब पैसे नहीं है और उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। मतलब एक्चुअली में उसके पास उतना स्किल है कि वो पैसे कमा सकता है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन उस सिचुएशन पे उसके पास पैसे नहीं है कि वो खाने का सामान ला सके, उसके अंदर शक्ति नहीं है वो खाना बना सके या कुछ कर सके या किसी को बोल सके जाके, तो उसको कितना ज़्यादा असहाय महसूस होगा। उसी मतलब असहायता में डूबे हुए योद्धाओं की बात की है, और योद्धाओं का खाना क्या है? उनके तीर, जिससे वो लड़ाई करते हैं। तो अगर
वही ख़त्म हो जाएगा। मतलब कितना ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा वो इंसान, कितना ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, वो कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा कि मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ लेकिन उसको करने के लिए जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता है वो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये लोग जो एक तीर के बाद तीर, ऐसे उनके पास तीर थे जिससे कि वो लक्ष्य को एकदम भेद के जीत सकते थे और अपने कह सकते हैं कि युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन वो वहाँ पे हार गए, वो वहाँ पे असहाय हो गए, वो वहाँ पे एकदम ऐसे हो गए जिनका और उस जगह पे और कोई काम नहीं है। तो वो अकर्मी हो गए वहाँ पे, क्योंकि वो उनके पास अब और तीर नहीं बचे। उनका जो तरकश है, जो जिसमें बाण रखे जाते हैं, वो तरकश खाली हो चुका है। अब तरकश में तीर ही नहीं है तो वो धनुष को लेके तो कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है उससे थोड़ा एक दो मार दें बट ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही जो असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी, राइट। उन्होंने चाहा था कि मैं ये कर सकूं, तो इसीलिए इसमें उनको प्रणाम किया गया है। आइए कविता के आशय को एक बार और समझने का प्रयास करें। कवि का उद्देश्य यहाँ युद्ध के मैदान में तीर और तरकश के बारे में बात करना नहीं है। वह इनके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षरत लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो साधनहीन होने के कारण असफल हो गए, पर उन्होंने अपने हौसले और हिम्मत में कमी नहीं आने दी। कवि हमारे भीतर उनके प्रति आदर का भाव पैदा करता है। कवि चाहता है कि हम ऐसे लोगों का सम्मान दें जो सक्षम होने और प्रयास करने के बावजूद संसाधनों के अभाव में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि की दृष्टि में महत्वपूर्ण सफलता नहीं, लक्ष्य के लिए किया गया श्रम और संघर्ष है, उसके लिए अपेक्षित हौसला और हिम्मत है। देखो, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होता है या नहीं भी होता है, उस सक्सेस को पाने के लिए जो कोशिश करनी पड़ती है ना, उसके पीछे बहुत सारा साहस लगता है, बहुत डेयरिंग लगती है, बहुत ऐसा हर एक इंसान के अंदर फियर होता है उसके बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, अगर मैं ये करूँगी तो शायद मैं ये कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, शायद ये चीज़ करना मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, और इसको करने के बाद मुझे कितनी सफलता मिलेगी। ऐसे बहुत सारे डर एक इंसान के अंदर होते हैं। उसके बावजूद अगर एक इंसान आगे बढ़ता है और वो कुछ करता है, इसका मतलब है कि उसने अपने अंदर के जो फियर्स हैं उनको एक तरीके से कन्फ्रंट किया, उनको एक तरीके से अपने सामने लाया और उसके ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश की, उससे जीतने की कोशिश की। तो ये जो एक उनके अंदर की बहादुरी है और ये उनके अंदर का जो साहस है, ये उनके अंदर का जो फियरलेसनेस है, जो वो और नहीं डर रहे, तो इस चीज़ को प्रणाम करने की बात की जा रही है। क्योंकि एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में जो कि इसी तरह साहसी और निडर है और वो मतलब अपने कार्य के प्रति श्रम भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, उसमें बस एक ही फ़र्क है लक का, कि लक अगर काम कर गया तो वो अगर दोनों ही मेहनत इक्वली कर रहे हैं तब तो फिर बात लक की आ जाती है थोड़ी सी, कि अगर एग्जैक्टली वो जो चाहते थे वो उसी टाइम पे, वही राइट टाइम राइट मोमेंट पे राइट चीज़ क्लिक हो गई तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो वो वहाँ पे मतलब ऐसा छोटा सा, जैसे ऐसा होता है ना कि लाइक आप 90% लाने से 1% ऐसे पीछे हो जाते हो तो आप एक अलग ही कोटा में आ जाते हो या जो भी है, तो उसी टाइप का ये हो जाता है कि तब जैसा महसूस होता है ना कि बस और थोड़ा सा कर पाते तो मतलब हम जीत सकते थे। तो ये जो फीलिंग होती है बहुत एक हार्श फीलिंग होती है, क्योंकि आपने कोशिश पूरी की थी, तो उस जगह पे होना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए ही उस मेहनत को, उस बहादुरी को प्रशंसा करते हुए, उस चीज़ की सराहना करते हुए कवि उन सारे लोगों को प्रणाम करते हैं जिन लोगों ने कोशिश की है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है। अंश 2। आइए कविता के दूसरे अंश को फिर से पढ़ लेते हैं। आपकी सुविधा के लिए यह हाशिए पर दिया गया है। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधड़ी पार, मन की मन में रह गई, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। यहाँ कवि ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो छोटी नौका लेकर समुद्र को पार करने चले थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी और वो समुद्र में ही समा गए। यहाँ कवि ऐसे लोगों की साहस और प्रयत्नों का आदर करता है, उन्हें प्रणाम करता है।
आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो साधनों के से सीमित होने के बावजूद बड़े से बड़े काम करने की ठान लेते हैं और भले ही अंत में वे लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। ऐसे लोगों को में इतना साहस और ऐसी लगन होती है कि वो अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करते। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो एक छोटी सी नौका एक बहुत बड़े समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने यूज़ किया। अब ज़रूरी नहीं है हर एक इस इंसान के पास एक बड़ा चीज़ हो। हम ऐसा लेते हैं, एक क्लॉथ फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे वीवर्स भी है, हैंडक्राफ्ट करने वाले, और बड़े बड़े ऐसे भी लोग हैं जो कि वही हैंडीक्राफ्ट से बने चीज़ों को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। वो क्यों बेच पाते हैं? बिकॉज़ उनके पास ऐसा सारे लोगों का समूह है जिनको वो पैसे दे सकते हैं और उनसे वो पैसे सामान लेके ज़्यादा प्राइस में, सोचो कहीं दूसरी जगह बेच सकते हैं, शहरों में जाके बेच सकते हैं या जो भी है। लेकिन एक छोटा सा जगह पे जो आदमी रहता है उसके पास स्किल है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसको पार करने के लिए का जो जगह चाहिए वो कहाँ पे है, या फिर उसको अगर उसको पता भी है तो भी वो शहर नहीं जा सकता, अपने घर वालों को छोड़ के नहीं जा सकता। उसी तरीके से एक अगर बड़ी से समुद्र को पार करना है तो एक छोटी सी नौका वाला, क्योंकि वो बड़े शिप को तो खरीद नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही गरीब होगा, तभी वो एक छोटी नौका लेके गया है, क्योंकि पर उसके अंदर बहादुरी की कोई कमी नहीं है। बहादुरी उसकी उतनी है जितनी एक बड़े शिप लेके जाने वाले की है, और शायद उससे कई ज़्यादा है, तभी वो एक छोटे से नौका को भी लेके जाने का सोच रहा है, एक छोटे से नाव के साथ जाने का उसने ठान लिया है। तो इसीलिए अब उन लोगों को प्रणाम किया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े काम करने की जो लोग कोशिश करें, जबकि उनके पास जो संसाधन है उसके लिए, जो उनके पास उसके लिए रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम है, वो एकदम ना के बराबर है या बहुत ही छोटे हैं, जिसका मतलब बहुत कम ही इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे सक्सेसफुल होते हो। आपको सफल होने में वो बहुत कम ही इम्पोर्टेंस रखता है, और इसीलिए ही उन लोगों को प्रणाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग अपने प्राणों को की भी चिंता नहीं करते। मतलब एक शिप को डूबने के लिए फिर भी बहुत टाइम लगता है, हो सकता है कुछ लाइफ बोट हो या जो भी हो, उसमें आप चाहते हो तो बहुत सारे आप ऐसे भी चीज़ें लेके जाते हो जिससे कि आप बच जाओ। लेकिन एक छोटी सी नौका अगर आप लेके जाते हो तो आपको पता होता है कि ये जो भी है, बी ऑल एंड एंड ऑल यही है, यही सब कुछ है। अगर ये डूबा तो मतलब आप डूबे, आपका ज़िंदगी गया, और आप नहीं फिर ना आप जहाँ से स्टार्ट किए थे ना आप वहाँ पे आ सकते हो वापस, और जहाँ पे आप जाना चाहते हो ना आप वहाँ जा सकते हो। तो इवेंचुअली आपकी लाइफ वहीं पे चली जाएगी। तो ये सच को जानते हुए भी वो लोग उस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, उस चीज़ में जाने की कोशिश करते हैं, और अपने प्राणों का बलिदान भी देने के लिए वो तैयार होते हैं, जस्ट बिकॉज वो कोई चीज़ करना चाहते हैं। और ऐसे साहस को, ऐसा अदम्य साहस को लेखक प्रणाम करने की बात कर रहे हैं। जानते हैं कवि क्या कहना चाहता है? कवि के मन में बहादुरी और साहसी लोगों के प्रति अपार आदर और सम्मान है। छोटी नैया से कवि का आशय है संसाधनों की कमी। कविता में भाव के गांभीर्य और सौंदर्य पर ध्यान दीजिए। पार करना है उधड़ी यानी विराट समुद्र, और साधन है छोटी सी नैया। विराट समुद्र और छोटी से नाव का फर्क, कॉन्ट्रास्ट, उस साहस का उजागर करने में समर्थ है जिसके सहारे जाने की बाजी लगाकर लोगों ने संघर्ष किया है। यह साहस और संघर्ष कवि को आकर्षित करता है, उसके सम्मान का विषय बनता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सारे साधनों को होने पर भी कोई सार्थक काम नहीं करते क्योंकि उनमें साहस, हिम्मत और लक्ष्य का बोध ही नहीं होता। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अत्यंत सीमित, असमर्थ साधनों के होते हुए भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने उतर पड़ते हैं क्योंकि उनमें लक्ष्य का बोध है और साहस और हिम्मत भी है। तो आप इसको ऐसे ले लो कि एक इंसान, मतलब मोस्टली हम लोग क्या ऑप्ट करते हैं कि हम पढ़ाई कर लें और उसमें जो भी हम मार्क्स ले आएँ और हमको एक अच्छी जॉब मिल जाए एंड दैट्स इट। बट सोचो एक इंसान जब बिजनेस करता है, उसको पता है उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसको पता है उसके पैसे अगर डूब गए तो फिर मतलब उसके ऊपर बहुत बड़ा लोन आ जाएगा, वो नहीं संभाल पाएगा, लोगों का मतलब ऐसे डराना धमकाना शुरू हो जाएगा कि तुमने ये मेरे से पैसे लिए थे और नहीं लौटाए, ऑल ऑफ दैट दोज थिंग्स। तो अब वो बेचारा क्या करे, अब उसको बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, वो कुछ नहीं समझ पाता। तो
उसके बावजूद वो उस चीज़ से निकलने की कोशिश करता है। अगर उसके पास कम भी पैसे, फिर भी वो अपने एक आइडिया के तरफ, अगर वो बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि इस आइडिया में दम है, इस आइडिया में मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, तो वो उसके पीछे लगा रहता है। और बहुत सारे लोग होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, फिर वो वापस से उनकी लाइफ कुछ अलग हो जाती है। बट एक जो उस चीज़ को करने के लिए जो अंदर से एक आता है ना, बहादुरी और फियरलेसनेस, निडरता, जो कि आपको उस चीज़ को करने के का पूरी तरीके से साहस देता है। और इस साहस की, ये जो करने का भाव है, कर्मनिष्ठता है, इसके लिए जो लेखक है हमारे, उनके मन में बहुत आदर है कि एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है, एटलीस्ट वो ये सोच रहा है कि उसको कुछ करना है, एटलीस्ट वो ये चाहता है कि वो अपने लाइफ में मतलब इस बारे में कुछ कर सके। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, हो सकता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकता है आपको पता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बहुत कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हो। तो अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हो, फिर भी एटलीस्ट अगर आप ये चैप्टर्स देख रहे हो, एटलीस्ट आप ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझको इस चीज़ को करना है, भले ही मैं ये कितना ही हार्ड हो, भले ही ये करना कितना ही मुश्किल हो, भले ही इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा दम लगे, बट मुझे ये इसीलिए करना है क्योंकि मुझे मैं आज जितने मार्क्स लाता हूँ या आज जो कर रहा हूँ उससे आगे मुझे बढ़ना है, मुझे मेहनत करके अपने एक लक्ष्य तक पहुँचना है। और हो सकता है कुछ लोगों के पास बुक्स हैं, सारे सब कुछ हैं, और मतलब कह सकते हैं कि उनके ट्यूशन भी लगा रखा है और सब कुछ कर रखा है, उनको एक बेस्ट से बेस्ट टीचर ला के दे दिया, और वो अलग उनका रोज़ हमेशा टेस्ट, रिविज़न टेस्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं पढ़ रहा है। तो उस इंसान का और फिर कुछ नहीं हो सकता। जो अपने अंदर से ट्राई नहीं करना चाहता, जो अपने अंदर साहस नहीं जुटा सकता, जो अपने अंदर कर्मनिष्ठता नहीं ला सकता, उसको फिर कुछ नहीं बोला जा सकता। तो उसी तरीके से कवि भी ये बोलते हैं कि जो इंसान कुछ, उसके पास साधन होने के बावजूद कुछ नहीं करना चाहता, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो इंसान के पास कम साधन है, उसके बावजूद वो थ्राइव कर रहा है, उसके बावजूद वो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा निडरता है, ऐसे इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा बल है, और जिसके मतलब सहारे वो और ज़्यादा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन उसका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है, वो एक जीतने वाला माइंडसेट है एटलीस्ट, और इसीलिए ही वो होना ही बहुत बड़ी बात है लेखक के लिए, और इसीलिए लेखक ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। वास्को डी गामा का नाम आपने सुना ही होगा, उसे पूरी दुनिया जानती है। वास्को डी गामा ने एक नौका लेकर समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी। समुद्र में यात्रा करते हुए उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता पा ली। हमें ऐसे लोगों के परिश्रम, उत्साह और उपलब्धियों का आदर करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे नाविक भी रहे होंगे जिन्होंने समुद्र मार्ग से दुनिया के दूसरे देशों की खोज करने के अथक प्रयास किए होंगे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली और वो अथाह पानी में ही समा गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके अनुभवों से सीखते हुए ही वास्को दा गामा और ने अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सका और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सका। आज हम उन तमाम नाविकों का नाम नहीं जानते, लेकिन इससे उनके प्रयास और बहादुरी का महत्व कम नहीं हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि परिश्रम और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो वास्को डी गामा का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ऐसा बोला गया है कि जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी सी रूट से, तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब अगर जैसे यहाँ पे आने के लिए अगर उनको लेफ़्ट लेना था या राइट लेना था, उस जगह पे वो डाउन चले गए, नॉर्थ पोल पे चले गए या साउथ पोल पे चले गए, या फिर बरमुडा ट्रायंगल में समा गए, या ऐसा कुछ भी हुआ, या फिर अगर वो आधे रास्ते भी गए और मतलब कुछ उनको हो गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, मौसम ख़राब हो गया, एंड इतने सारे सब प्रॉब्लम्स हो गए, उसमें से कुछ लोग बचे, कुछ लोग नहीं भी बचे। जो लोग बचे उन लोगों ने आके अपना एक वो बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था, और कुछ लोग जब नहीं आए एक जगह से लौट के, एक डायरेक्शन से लौट के, तो उससे भी पता चला कि हाँ इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो इस तरीके से पहले बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी। पहले ऐसा लगता था कि इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को नहीं समझा जा सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसके बाद क्या हुआ वास्को डी गामा के साथ, उन्होंने क्या किया, इन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखा। उन्होंने जाना कि किस दिशा में जाने से खतरा है, तो वो उस दिशा में ना जाकर उन्होंने एक नया दिशा चुना होगा, या फिर उन्होंने सुना होगा कि इस दिशा में मुझे लगता है कि आगे होगा शायद इंडिया। इस तरीके से कई लोगों की बातें सुनी होगी, कई चीज़ें जानी होंगी, पहचानी होंगी, और उनके बारे में एक्सपीरियंसेस सुने होंगे। उसके बाद उन्होंने वो अपना कार्य शुरू किया, और साथ में क्या क्या सामान ले जाना चाहिए और किससे आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, सो दैट आप अपनी रास्ते में ज़्यादा आगे तक जा सको। ये सारी बातें एक पहले के जो प्रयास करने वाले हैं वही बता सकते हैं, प्रयत्नरत लोग सारे बता सकते हैं। तो वो लोग भले ही पानी में समा गए, लेकिन उन्होंने जो इतना मेहनत किया था और उनके जो इस साहस की वजह से ये सारी जो नॉलेज मिल पाई, इस चीज़ का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद वास्को डी गामा को भी इतना नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस बहादुरी को, इस प्रयास को लेखक बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि इसको हमें भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ही बाद में जो लोग सक्सेसफुल हुए वो रियली में सक्सेसफुल हो पाए। एंड अगर उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को नहीं वो पढ़ते या नहीं उसको समझते तो शायद वो भी सक्सेसफुल नहीं होते। तभी तो कवि भी ऐसे ही तमाम गुमनाम नाविकों का आदर के साथ प्रणाम करता है, और जो प्रयत्न करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल ना हो सके। मन के मन में ही रह गई से कवि का आशय है, चाही हुई बात पूरी ना हो पाना, सपनों का साकार ना हो पाना। तो अभी ऐसा बोलते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनका नाम तो गुमनाम हो चुका है, जिनके नाम के बारे में कोई नहीं जानता, पर उनकी इम्पोर्टेंस है, उनके एक्सपीरियंसेस का एक महत्व है। तो इस चीज़ के उनके जो अनुभव हैं उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प किया है, एक तरीके से एक ज्ञान दिया है उस बारे में। तो इस वजह से ही वो आगे के जो लोग हैं सफल हो पाए। तो इसीलिए उनके इस प्रयास और बहादुरी के लिए कवि उनके बहुत ही काहिल हैं, और इसीलिए वो उनकी बहुत ही सराहना करते हैं। और उनके मन में तो था कि वो बहुत कुछ अचीव करे, लेकिन उनके मन के अंदर ही रह गया। वो उसी थॉट के साथ, उसी लक्ष्य के साथ ही वो उस पानी में समा गए। लेकिन उन्होंने प्रयास किया था, यही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो सपने देखे थे वो साकार नहीं हो पाए। कवि ने कविता में एक जगह निराकार शब्द का प्रयोग किया है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो। यहाँ निराकार होने से कवि का आशय है कि अनाम लोगों के जीवन का अंत होने से, जिन्होंने पूरे साहस के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश की थी लेकिन असफल होने के कारण इतिहास में खो गए। अब निराकार का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कि कोई वैनिश हो गया है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि गायब हो गया अचानक ऐसे चुटकी बजाई, या फिर ऐसे हैरी पॉटर चल रहा है कि किसी ने वॉन्ड घुमाया और गायब हो गया, नहीं। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली में कोई ऐसा है जो कि अपना एक अस्तित्व नहीं रख पाया हिस्ट्री में, या उसके लाइफ की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रह गई। अभी एक सोचो, एक स्वीपर है, वो कितना ज़्यादा रियल में काम नहीं करता, उसके वजह से हमारा सब कुछ क्लीन रहता है, हमारे आसपास की जगह, एंड उसके वजह से ही हम अपने बाकी के काम करने जाते हैं। अगर सोचो स्वीपर हमेशा नहीं आए और हम ऐसे गंदगी फैलाते रहे, वो गंदगी बढ़ता रहे, और हमेशा, क्योंकि आजकल तो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है, तो इसीलिए वो और ज़्यादा भर जाएगा आपका और साफ़ नहीं करेगा अगर आके, तो आप क्या दूसरे कामों की तरफ ध्यान दे पाओगे? उसमें से जो गंदी स्मेल आएगी और आप जो नहीं रह पाओगे एक सेकेंड के लिए भी, वो सब साफ़ करने के लिए, वो सब एक जगह पे पहुंचाने के लिए, और वो उसके पीछे मेहनत कौन करता है? एक स्वीपर करता है। लेकिन क्या उसका नाम किसी इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है? क्या हम हमारे आसपास के सारे स्वीपर्स को जानते हैं जो पहले थे और जो अभी हैं? नहीं। ऐसे ही बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं जो कि लाइक बहुत दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा काम करते हैं, लेकिन अगर वो काम ना करें तो हम अपना काम बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमको पता चलता है। या फिर आप एज मदर्स का एग्जांपल ले लो, आपके घर पे आपके मम्मियाँ जब आपको हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, नॉर्मली उनका नाम इतना नहीं आता है,
लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने बनाई, ये चीज़ मैंने किया या वॉटेवर, बट इवेंचुअली आपको पता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपके मम्मा ने, आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने, किसी ने भी आपकी हेल्प की है, तो उनका तो भी तो इम्पोर्टेंस है राइट इस चीज़ के पीछे। लेकिन क्या उनको वो उस चीज़ का पूरा इम्पोर्टेंस मिलता है? आप जब स्कूल में जाते हो तो आपका अगर कुछ हेल्प भी किया होता है तो आप ये थोड़ी बोलते हो कि लाइक ये सब हेल्प किया है उन्होंने, नहीं, आप बस नॉर्मली बोलते हो कि हाँ ये तो मैंने बनाया है, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। तो उसी तरीके से ये इन लोगों का एक अस्तित्व नहीं है इतिहास में। भले ही इन लोगों ने काम किया है, इन लोगों के एक्सपीरियंसेस से लोगों को आगे, लोगों जो लोग सक्सेसफुल हुए उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन इनके नाम नहीं रह गए। तो अब हम इनके जो निराकारता है और इनका जो कोई अब आकार नहीं बचा रह गया है किसी भी फॉर्म में, हम उनको अब याद नहीं करते उनके नाम से, या फिर उनका एक अस्तित्व नहीं रहा है अब इस धरती पे। उन लोगों को प्रणाम किया जा रहा है, और जिन्होंने साहस किया था, जिन्होंने कोशिश की थी, असफल भले ही हो गए लेकिन उन्होंने कोशिश तो की थी। उनके साकार रहने का अर्थ है जीते जागते हुए काम करना, और निराकार होने का अर्थ है उनका ना रहना, मृत्यु की गोद में सो जाना और इतिहास में खो जाना। तो केवल उनका मर जाना नहीं, इतिहास में खो जाना भी मतलब एक तरीके से उनका अस्तित्व पूरी तरीके से मिट जाना। उनके जो एक इम्पोर्टेंस, वो जीते रहते और उस फील्ड में काम करते रहते, तो उनका जो इम्पोर्टेंस होता वो ना हो के वो एकदम से वैनिश हो गए। और इसी चीज़ के बारे में बात की गई है इस पूरे अंश में।